नमस्कार प्यारे साथियों, मित्रों और विद्यार्थियों। मैं प्रियंका आप सभी का भारत के लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। उमेश कुमार गुर्जर जी, गुड इवनिंग। रमन जी नमस्कार। चंद्रावती कुमारी जी हेलो मैम। देवेंद्र चौधरी जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अब तो गुड नाइट ही होने वाला है। ख्यालिया जी नमस्कार जी, क्या हाल चाल है सब लोगों के। हाँ दी। तरुण शर्मा जी, दिनेश चौधरी जी, सब लोगों को नमस्कार, तहे दिल से स्वागत आप लोगों का। एक तो मुझे ये पूछना था कि ये जो मैंने सीरीज चालू की है मिड हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स हम उठा रहे हैं। मैंने एक टॉपिक पे एक दिन बात की थी, परसों की जो मतलब दीपावली से पहले जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने इल्तुतमिश पे बात की थी, और आज हम बलबन पे बात करने वाले हैं। मुझे आप लोग ये बताइए कि इसी सीरीज को कंटिन्यू रखा जाए कि मिडाइवल हिस्ट्री के ही कुछ अच्छे जो व्यक्तित्व हैं, जैसे कल हम अलाउद्दीन खलजी को पढ़ लेंगे, है ना, बहुत फेमस रहा वो भी। उसके बाद में एक दिन हम अकबर को पढ़ लेंगे, शाहजहां को पढ़ लेंगे, छत्रपति शिवाजी को पढ़ लेंगे। इसी टाइप से रखिए, या आप चाहते हो एमसीक्यू लें, जो आपको ठीक लगे। आप जैसा कहेंगे वैसे ही कर लेंगे, जैसा भी आपको ठीक लगे आप मुझे सब लोग बता दीजिएगा। अच्छा, टॉपिक ही ठीक है, चलिए तो अच्छी बात है, ये अच्छी भी रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आगे चल के जब हम मिडाइवल हिस्ट्री चालू करेंगे तो कुछ चीजें आपकी पहले से आ रही होंगी, तो आप थोड़ा वहां पे कन्वीनियंट फील करोगे। नहीं तो क्योंकि मध्यकालीन भारत के नाम भी बड़े अलग से हैं, और दूसरी बात हम लोगों को आता भी बहुत ज्यादा है, तो फिर हमारे गुड़ और गोबर सब एक जैसा ही रहेगा। एंशिएंट तो फिर भी इतना टफ नहीं है, मिडाइवल में तो तोती उड़ जाती हैं लोगों के, है ना। तो चलो ये भी ठीक रहेगा। इंदिरा ढेलू जी नमस्कार मैम। सॉरी, ये भी नहीं पता सर है कि मैं ऐसे ही मार रही हूँ, है ना, अंधेरे में तीर चला रही हूँ। आगे देखिए तो चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट नाउ। प्यारे साथियों, हम बात कर रहे थे दिल्ली सल्तनत की। आप सबको पता है कि जो दिल्ली सल्तनत के लगभग जितने भी शासक हैं, इवन एक आधे को छोड़ दो, बाकी सभी लोगों को हम क्या बोलते हैं जी? सुल्तान बोलते हैं। दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों के पीछे सुल्तान शब्द लगता है, और उसका कारण भी आपको पता है। सुल्तान उस व्यक्ति को कहा जाता है, हरीश कुमावत जी नमस्कार। सुल्तान का मतलब होता है उसके फलस्वरूप राज्य प्राप्त करने वाला। सुल्तान का वास्तविक मतलब होता है उसके फलस्वरूप राज्य प्राप्त करने वाला। अब उसके कौन है जी? उसके कौन आ गया? उसके का मतलब बात कर रहे हैं हम खलीफा की, यानी जिसने खलीफा के प्रसाद पर्यंत अपना राज्य प्राप्त किया, उसी को कहा जाता है सुल्तान। और जो राज्य होता है जो खलीफा के प्रसाद पर्यंत हमने प्राप्त किया, उसको कहा जाता है सल्तनत। तो प्यारे साथियों, बात निकल के आई कि खलीफा के उत्तराधिकारी के तौर पे जो राज्य हमने प्राप्त किया उसको सल्तनत कहा जाएगा, और सल्तनत के शासक को सुल्तान कहा जाता है। ये बात यहाँ निकल के आ रही है। आप सभी जानते हैं कि अगर इस्लामिक कल्चर की बात की जाए, राजेंद्र अलीपुरा जी नमस्कार, तो सबसे ऊपर कौन है जी इस्लामिक कल्चर में? सबसे ऊपर है अल्लाह ताला है। बिस्मिल्लाह अल रहमान अल रहीम, हे अल्लाह तू एक है और मैं तेरे द्वारा इस धरती पे भेजा गया एक नेक बंदा या बंदी हूँ, और तेरी रहमत मेरे ऊपर सदैव बनाए रखना। ये बात आई। अल्लाह के बाद में जो धरती पे सबसे बड़े व्यक्ति रहे इस धर्म से जुड़े हुए, या मैं कहूँ जो दूत रहे उनके, उनको हम कहते हैं पहलवान खान जी, सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के बाद में अगर हम धरती पे किसी श्रेष्ठ आत्मा की बात करें जो सबसे पाक आत्मा थी, तो वो कौन है जी? सबसे पाक किसको माना गया है? हमने माना है पैगंबर्स को। किसको माना है जी? पैगंबर को। और पैगंबरों में भी जो अंतिम पैगंबर हुए, पैगंबर मोहम्मद साहब, उन्होंने इस्लाम धर्म को सबसे व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किया। और अच्छा, पहले उनको ले लेते हैं, ठीक है आप। हाँ बिल्कुल। तो देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। अल्लाह ताला के बाद में, अल्लाह ताला तो देखो निराकार है, वो तो दिखते नहीं है, वो तो सर्वव्याप्त है, वो तो हर कोने में हर कण में मौजूद है। तो उनकी तो सत्ता है, वो यूनिवर्सल है, जिसमें कोई बदलाव की गुंजाइश और संभावनाएं नहीं है। ये तो बात हो गई एक। धर्मेंद्र सोलंकी जी नमस्कार, मौर्य जी नमस्कार।
उसके बाद में अल्लाह ताला के बाद में अगर हम धरती पे देखें जो सबसे पाक है, तो वो कौन है जी? पैगंबर हैं। और पैगंबरों में भी जो अंतिम पैगंबर हैं, हरि मोहन मीणा जी नमस्कार। पैगंबर मोहम्मद साहब, रोशन माड़ी जी नमस्कार। पैगंबर मोहम्मद साहब को हम इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट स्थान देते हैं कि उन्होंने ही इस्लामिक धर्म को व्यावहारिकता प्रदान की, हमारे समझने योग्य बताया, उसके प्रचार प्रसार करने में बड़ा योगदान इनका रहा। विनीता मीणा जी नमस्कार। बेटा, पैगंबर मोहम्मद साहब अंतिम पैगंबर थे और पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपने अंत समय में कही कि मेरे बाद में पैगंबर परंपरा को रोक दिया जाना चाहिए। मेरा कोई पैगंबर नहीं होगा, मेरे बाद में मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। और जब पैगंबर मोहम्मद साहब को जन्नत जब नसीब हो गई, उनके जन्नत नसीब होने के बाद में बड़ी प्रॉब्लम ये आ गई कि मदीना में अराजकता फैल गई। क्यों? क्योंकि हम जो सामान्य लोग हैं, वो तो एक राजतंत्र में पले बढ़े, और अगर हमारे ऊपर कंट्रोल आज भी नहीं रहे, मान लो पुलिस प्रशासन, कानून, न्याय, ये सब, या फैमिली का प्रेशर या सोसाइटी का प्रेशर नहीं हो, तो हम कैसे बन जाए? आप खुद सोचो एक बार। तो मदीना में अराजकता फैलने लग गई, और उसी अराजकता को कम करने के लिए बाद में ये सोचा गया, भैया क्लास से छूट के आती हूँ। उसके बाद में ये सोचा गया कि नहीं, चाहे पैगंबर के उत्तराधिकार में पैगंबर नहीं हो, वो अलग बात है, उन्होंने मना कर दिया तो, लेकिन कोई ऐसा उत्तराधिकारी तो होना चाहिए जो उनके बताए गए जो विचार हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, उनको फैला सके, बता सके, लोगों को समझा सके। कोई तो इंटेलिजेंट बंदा हो, और वो इंटेलिजेंट जो बुद्धिमान सबसे लोग थे, सबसे बुद्धिमान जो लोग थे, जाकिर खान जी, सलाम वालेकुम, उनको हम धरती पे किस नाम से जानते हैं जी? उनको हम धरती पे खलीफा कहते हैं। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं जी? खलीफा के नाम से संबोधित करते हैं। प्यारे मित्रों, आगे चल के जब आप मुगल वंश पढ़ोगे, आपको मुगल जब पढ़ाऊंगी मैं, तो मैं आपको ये बड़ा अंतर बताऊंगी कि मुगलों के जो शासक हुए हिंदुस्तान में, उन सबको हमने बादशाह कहा है, और इधर सल्तनत काल वालों को सबको हमने सुल्तान कहा है। उल्टा करके देखो कितना अजीब लगेगा और कितना गलत लगेगा। क्या कभी किसी सुल्तान के आगे बादशाह लगा सकते हैं? क्या हम कह सकते हैं कि बादशाह जलालुद्दीन खलजी या अलाउद्दीन खलजी महान व्यक्ति थे? कितना लगेगा। और हम ऐसा भी नहीं कह सकते तो कि अकबर महान एक महान सुल्तान थे, नहीं कह सकते ना, गलत बातें हैं। अब क्यों गलत हुआ? बल्कि ये भी जाति के मुसलमान हैं, ये भी जाति के मुसलमान हैं। ये भी, ये जो लोग हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत वालों की, ये भी विदेशी आक्रमण करता है। ये भी तुर्क जाति के मुसलमान हैं, विदेश से आए हैं। और मुगल काल की बात करें तो बाबर भी फरगना से आए हैं, वो भी विदेशी मुसलमान हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी एक बादशाह, एक सुल्तान। बड़ा अंतर किसका है जी? खलीफा के पद का। जिन्होंने खलीफा के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करके अपनी सल्तनत को संभाला, वो सब लोग सुल्तान कहलाए। और जिन्होंने अल्लाह ताला पैगंबर के बाद में अपने आप को सबसे सर्वोच्च माना, खलीफा के पद को, उसकी सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं किया, उसकी सॉवरेंटी को नहीं माना, वो सब इतिहास में क्या कहलाए? बादशाह कहलाए। खलीफा के बाद में नंबर आता था, अगर हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की, तो सुल्तान का। और सुल्तान के बाद में नीचे कौन होता है जी? आवाम। आवाम का मतलब क्या होता है जी? आवाम का मतलब होता है जनता या मिल्लत। ठीक है, आवाम हिंद अखबार आता है, एक दिल्ली से पब्लिश होता है। आवाम हिंद का मतलब क्या हो गया जी? हिंदुस्तान की जनता, ऐसे समझ लीजिए आप। ये एक सीक्वेंस आया। हम कल बात कर रहे थे, कल हमने मतलब जो भी नेक्स्ट क्लास थी उसमें हमने बात की इल्तुतमिश की। बोलो सही बात है, याद आ रहा है आपको? आप सभी को पता है कि जो दिल्ली सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत में 5 मोटे राजवंश हुए। कितने राजवंश थे जी? 5 वंश। एक को गुलाम वंश बोलते हैं, एक को हम खलजी वंश बोलते हैं, एक को हम तुगलक वंश बोलते हैं, एक को हम सैयद वंश बोलते हैं, और एक को हम लोदी वंश के नाम से संबोधित करते हैं। ये गुलाम वंश भी प्यारे मित्रों, मैंने बताया था कि आगे चल के 3 भागों में हमने इसको पढ़ा। सबसे पहले इसमें था एक कुतुबी वंश, जिसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। उसके बाद में आया था प्यारे साथियों शमसी वंश, जिसके संस्थापक इल्तुतमिश थे। और सबसे लास्ट में आता है बलवनी वंश, और जिसके संस्थापक कौन है जी? जिसके संस्थापक गयासुद्दीन बलवन को माना गया है। ये पूरा गुलाम वंश था। ये 1206 से लेके 1290 तक राज सिंहासन पे बैठता है, जिसमें कुतुबी वंश का टाइम 1206 से 1210 आप सब जानते हैं। शमसी वंश का टाइम 1210 से लेके
1266 माना गया है और बलवनी वंश का टाइम 1266 से लेके 1290 हमने स्वीकार किया है। अब इसके बाद में हम आज बात कर रहे हैं इन बलवन की। देखिए बलवन के बारे में कुछ खास बातें। जो बलवन, प्यारे साथियों, इनका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलवन। पूरा नाम क्या था जी? गयासुद्दीन बलवन। पहली बात ये आई। आप उधर देखिएगा, इल्तुतमिश के बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी कि इल्तुतमिश के यद्यपि पुत्र थे, लेकिन इल्तुतमिश को सबसे ज्यादा योग्य जो अपना उत्तराधिकारी नजर आता था, वो अपनी बिटिया रजिया आया करती थी। उनको लगता था मेरे बाद में मेरा बेहतर उत्तराधिकारी है वो रजिया ही हो सकती है। यही कारण था कि जब उन्होंने ग्वालियर की फतेह की थी तो उसके बाद में रजिया के नाम पे उन्होंने सिक्के जारी किए थे। लेकिन इल्तुतमिश की जब मृत्यु हुई, उसके बाद में जो उलेमा वर्ग था, उसके बाद में जो तुर्कान चहलगामी जो चालीसा अमीर गुट वर्ग था, उन्होंने एक महिला को शासक मानने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि एक पुरुषवादी सोच है और वो भी उलेमा वर्ग जो कि सबसे प्रधान वर्ग माना जाता है, जो काजी वर्ग है, मौलवी वर्ग है। और दूसरी बात प्यारे साथियों, जो कि चालीसा यानी 40 तुर्की गुलामों का सबसे मजबूत गुट है, वो एक महिला को शासक स्वीकार कर ले तो उनको लगता है हमारा नाक छोटा हो जाएगा ना भाई, महिला बराबर कुर्सी, महिला उनसे आगे कुर्सी पे बैठ जाए और उनको उनके सामने नीचे बैठना पड़े, तो उससे बड़ी बात एक एक निरंकुश और एक रूढ़िवादी पितृसत्तात्मक सोसाइटी के व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं हो सकती। और वो भी धार्मिक वर्ग तो और भी ज्यादा क्लिष्ट होता है कुछ चीजों में। विकास चाहर जी नमस्कार, कमलेश रूट साहब नमस्कार। तो प्यारे मित्रों, इल्तुतमिश के बाद में उसका बड़ा बेटा है जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह को उलेमा वर्ग और इस चालीसा वर्ग ने क्या बना दिया जी? शासक स्वीकार कर लिया, इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी स्वीकार कर लिया। उसके बाद में आप सबको पता है रजिया सुल्ताना ने एक दिन प्राचीर पे यानी जो किले की प्राचीर थी उस पे खड़ा होके और जो दिल्ली की आवाम थी उसके नाम पे संबोधन दिया कि आप सबको पता है मैं मेरे भाइयों से ज्यादा योग्य हूँ, मेरे पिता की सिखाई हुई मुझे कूटनीति, रणनीति और युद्ध कौशल और घोड़े के ऊपर घोड़े का संचालन करना सब चीजें आती हैं। तो ये लोग तो मेरे पिता का कहना नहीं मान रहे, तो दिल्ली की आवाम ने सामूहिक तौर पे अपनी सासी का चुन लिया। किसको? रजिया सुल्ताना को। सवाल आता है, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक जो जनता के द्वारा चुना गया तो कौन है जी? रजिया सुल्ताना है। रजिया सुल्ताना शासक बन गई। रजिया सुल्ताना की बाद में जो भी स्थिति हुई वो जलालुद्दीन याकूत, और जो हम पूरी स्टोरी पढ़ते हैं आपको पढ़ाया जाएगा, जलालुद्दीन याकूत भी मैं आपको बताऊंगी। और जलालुद्दीन याकूत के अलावा फिर हमें देखते हैं जब भटिंडा के गवर्नर है, भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया साहब, उनके द्वारा जब विद्रोह कर दिया जाता है और एक बड़ी विचित्र स्थिति में फंस जाते हैं और बाद में उनकी मृत्यु भी हो जाती है, कैथल के कुछ डाकू उनको मार देते हैं। रजिया सुल्ताना के बाद में अगले शासक बनते हैं उसके छोटे भाई बहराम, मुइजुद्दीन बहराम शाह। ये बात हुई। मुइजुद्दीन बहराम शाह के बाद में अगला उनका उत्तराधिकारी बना जो उनका भाई है, उनका नाम है अलाउद्दीन मसूद शाह। ये कौन है जी? ये इल्तुतमिश का बेटा है, ये इल्तुतमिश की बिटिया है, ये भी बेटा है, ये भी बेटा है। और उसके बाद में उनका जो दिवगत बेटा था जिनके नाम पे उन्होंने मदरसा नासिरी खोली थी, उनकी मृत्यु इल्तुतमिश के काल में हो गई थी। उसके बेटे का नाम भी उसने क्या रखा था जी? नासिरुद्दीन महमूद रखा। तो अगले राजा बनते हैं जी नासिरुद्दीन महमूद। ये स्थिति उधर चलती है। अब देखिए नासिरुद्दीन महमूद के बारे में आपको एक विशेष बात बताएं। ये जो लास्ट का राजा था नासिरुद्दीन महमूद, इल्तुतमिश की बात कर रहे हैं, जो लगभग 1246 से लेके 1265 तक शासक रहा। इसको शासक बनाने में जो सर्वाधिक योगदान जिस दास का था, उस दास का नाम क्या था जी? उस दास का नाम था बलवन। यानी बलवन एक तरह से किंग मेकर की भूमिका में थे। नासिरुद्दीन महमूद को शासक बनाने में सबसे ज्यादा योगदान दिया, वो किसने दिया था जी? बलवन ने दिया था। तो बलवन के प्रसाद पर्यंत या बलवन के समर्थन से ही नासिरुद्दीन महमूद शासक बने थे। तो शासक बनते ही उन्होंने बलवन को वजीर ए मुमालिक या वजीर ए मुतलक के पद पे बैठाया। अब आप पूछोगे मैं वजीर ए मुतलक क्या होता है? तो इस्लामिक कल्चर के कुछ बच्चे क्लास में वो जानते होंगे। वजीर मुतलक का मतलब होता है शासक का सहयोगी, जो शासक का सबसे ज्यादा जो करीबी होता है, बोलते हैं राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है।
ठीक है? उसको कहा जाता है वज़ीर मुतलक। तो बलबन को वज़ीर मुतलक के पद पे बैठाया और बाद में धीरे-धीरे बलबन ने अपनी शक्तियों को इतना बढ़ा लिया और जैसे ही लगा कि नासिरुद्दीन महमूद की स्थिति कमज़ोर है, तुरंत बलबन ने उनको अपदस्थ किया और अपदस्थ करके खुद क्या बन गए जी, शासक बन गए। ये बात हुई। प्यारे साथियों, नासिरुद्दीन जो राजा थे, नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि से भी नवाजा था और यह बलबन का दामाद भी था। ये जो व्यक्ति है, ये बलबन का दामाद भी है। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह भी शासक से कर रखा है। तो इसकी जो राज प्रशासन था, उसमें स्थिति बड़ी मजबूत है बलबन की स्टार्टिंग से। यहाँ तक तो खैर फिर भी कोई खास बात नहीं। खास बात देखिए बलबन की जिंदगी में कहाँ से चालू होगी। बलबन सबको पता है इलबारी वंश का एक तुर्क व्यक्ति था, तुर्क जाति का मुसलमान है। और मित्रों, इसकी एक विशेष बात, सबसे पहले ये मंगोलों के पास था। मंगोलों ने ख्वाजा जमालुद्दीन नामक एक व्यापारी था, उसको बलबन को बेच दिया। अब ख्वाजा जमालुद्दीन ने जब तक चाहिए उसे काम करवाया और उसके बाद में जब अच्छा भाव लगा, तो चंगेज़ खान का क्या रोल था? क्या बता रहे हो? चंगेज़ खां का क्या रोल था? किसमें बेटा? किसमें पूछ रहे हो? ममता ममता नज़ीर खान अलवर। बेटा चंगेज़ खां है ना ममता, वो यहाँ पे नहीं है। चंगेज़ खां इल्तुतमिश के काल में था। चंगेज़ खां का जो टाइम पीरियड था, वो तो इल्तुतमिश के काल में आएगा। हम आगे निकल गए। जब मैंने इल्तुतमिश पढ़ाया तो मैंने बताया था, जो मंगोल नेता थे, मंगोल का नेता है मंगोलिया का चंगेज़ खां, हाँ, जो कि बौद्ध धर्मावलंबी था और धरती पे स्वयं को ईश्वर का अभिशाप बोलता था। उसका एक बार किसी बात को लेके विवाद हो गया था ख्वारिज़्म के शासक जलालुद्दीन मकबरनी से और वो ख्वारिज़्म को पराजित करने के लिए पहुँच गए ट्रांसोक्शियन क्षेत्र। अब जलालुद्दीन मकबरनी ने थूका मुट्ठी में और भाग के आ गए कहाँ पे? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जब पहुँचे तो यहाँ राजा थे इल्तुतमिश। उन्होंने इल्तुतमिश से हाथाजोड़ी की, भाईजान मुझे भाई शरण दे दीजिए अल्लाह के नाम पे। उन्होंने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो ये जानते थे कि चंगेज़ खां बहुत पावरफुल है और दिल्ली सल्तनत अभी-अभी बसी है। एकदम शिशु अवस्था में, पोतड़ों में खेल रही है। इल्तुतमिश ने बड़ा इंटेलिजेंसी का परिचय देते हुए उनको साफ कहा, भाईजान चिकन मटन खा ले, पैसा चाहिए तो पैसा ले जा, सेना चाहिए 10-20 सेना ले जा, घोड़े ले जा, जो तेरे को चाहिए वो तू ले ले। पर मैं तेरे को शरण देके चंगेज़ खां के संभावित भारत आक्रमण को मैं कन्फर्म नहीं कर सकता। प्रकाश चौधरी जी नमस्कार। क्यों? क्योंकि अगर मैं तेरे को शरण दिया, तो बिना काम में कोप भाजन बनूँगा चंगेज़ खां का और मैं क्यों फालतू में भई तू मेरा कोई शिव पड़ोसी भी नहीं है कि कल को मेरे काम आएगा। तू कोई मुझे बहुत पैसा भी नहीं दे रहा है कि चलो तो मैं तेरे साथ दूँ तो मेरा कुछ वापस बदला मिलेगा। तो मैं क्यों मेरे राज्य को तेरी वज़ह से मुसीबत में डालूँ? उन्होंने मना करके जलालुद्दीन मकबरनी को विदा कर दिया और जलालुद्दीन मकबरनी आगे नेपाल के रास्ते से उधर आगे बढ़ गए, नेपाल की तरफ भाग गए। जब सिंधु नदी के पार पहुंचे चंगेज खां और चंगेज खां को पता चला कि हिंदुस्तान के लोगों ने तो मेरे डर से शरण ही नहीं दी यहाँ के इल्तुतमिश ने तो उसको बड़ा अच्छा लगा कि इसका मतलब वो मेरी रिस्पेक्ट करता है और उसको भी कहीं ना कहीं लगता है कि मैं ज्यादा स्ट्रोंग हूँ। तो जब वो बेचारे ने दी नहीं तो मैं क्यों उसके राज्य को जाके तंग करूं। तो कहते हैं कि चंगेज खां ने संभावित भारत आक्रमण जो उसका होने वाला था उससे उसने मतलब विचार छोड़ दिया कि मुझे नहीं इसके करने दो इसको राज, जब ये बेचारा कुछ मेरे को बिगाड़ ही नहीं रहा। तो और चंगेज खां वापस कहाँ लौट गया? मंगोल लौट गया और इस प्रकार नव स्थापित दिल्ली सल्तनत की रक्षा करने का जो श्रेय मिला वो इल्तुतमिश को मिला। इसीलिए हम इल्तुतमिश को इतिहास में दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। ये मैंने पिछली क्लास में बताया है। अब आप नहीं आते हो, बहुत गलत बात है, गुस्सा सुनोगे आप मेरा। बनवार गोस्वामी जी नमस्कार, महेंद्र धोबी जी नमस्कार। बात चलने दीजिए गयासुद्दीन तुगलक की, बहुत मजेदार टॉपिक है, सुनने मुझे रिदम में आने दो, फिर देखना किधर किधर से हिस्ट्री निकलता है ना। अब सुनिएगा इसके बारे में। मंगोलों के पास था गयासुद्दीन बलबन। प्यारे साथियों, मंगोलों ने एक व्यक्ति जिसका नाम है ख्वाजा जमालुद्दीन, उस ख्वाजा जमालुद्दीन को जब अच्छा भाव लगा तो बेच दिया। किसको? बलबन को। ख्वाजा जमालुद्दीन ने थोड़े दिन रखा, थोड़े दिन रखने के बाद में और अच्छे भाव पे इसको बेच दिया इल्तुतमिश को। प्यारे साथियों, गुलामों इसको हम क्या बोल सकते हैं? इतिहास में इसको हम गुलाम का गुलाम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? या मैं गुलाम कड़ी का तीसरा व्यक्ति कह सकती हूँ कि नहीं कह सकती? बताइएगा। क्यों? क्योंकि इसको किसको बेचा गया है? किसको बेचा है? इसे इल्तुतमिश ने बेचा। इल्तुतमिश खुद गुलाम है किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक तो खुद ही गुलाम है किसका? गोरी का।
गुलाम नंबर 1 कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम परंपरा में दूसरा व्यक्ति इल्तुतमिश, गुलाम परंपरा में तीसरा व्यक्ति बलबन। बोलो सही बात है। तो इसको हम गुलाम के गुलाम का गुलाम या गुलाम कड़ी का तीसरा गुलाम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? इसका मालिक तो खुद गुलाम है और इसके मालिक का मालिक है वो भी खुद गुलाम है। बोलो सही बात है। बोलो सही बात है। खैर, ये स्थिति हुई। अब देखिए प्यारे साथियों, इल्तुतमिश के बाद में इसकी जिंदगी की देखिएगा क्या है। तो एक सिंपल सी बात पता चली कि इल्तुतमिश का ये गुलाम रहा। आगे चल के देखिए इसके बारे में खास बात। प्यारे साथियों, ये जो 40 गुलामों का वर्ग था, 40 गुलामों का जो गुट था, जिसको हमने नाम क्या दिया था? तुर्कान ए चिहलगानी या चालीसा बोलते थे हम। इल्तुतमिश ने चालीसा की स्थापना की थी। इस 40 गुलामों के गुट का सदस्य था कौन? बलबन। तो 40 जो गुलाम थे तुर्की जाति के, वो सबसे महान पदों पे थे। कोई बड़ा सेनापति था, कोई धार्मिक व्याख्याकार था, कोई राजमहल को देखा करता था, कोई भागदूत था, कोई संग्रहिता था, अलग-अलग प्रकार की पोस्टें थी। उनमें उनमें एक पोस्ट पे बैठा है कौन जी? आपका बलबन। तो ये तो स्थिति हो गई कि बलबन प्रारंभ से ही क्या जी? एक मजबूत स्थिति में। यहाँ तक भी कोई बलबन की विशेष बात नहीं। इसको खास जो इतिहास में हम जानते हैं क्यों? वो बात ये है, प्यारे साथियों, बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने एक सिद्धांत दिया और वो सिद्धांत कौन सा था जी? राजत्व का सिद्धांत। अच्छे तरीके से याद रखना, दिल्ली सल्तनत का फर्स्ट पर्सन है बलबन जिसने राजत्व का सिद्धांत दिया। अब बात ये आई, राजत्व का सिद्धांत होता क्या है? राजत्व का सिद्धांत क्या होता है? प्यारे साथियों, राजत्व का मतलब होता है राजा की उत्पत्ति कैसे हुई, इस बात को साबित करने वाला पहला जो व्यक्ति था वो कौन था जी? बलबन था। उससे पहले इल्तुतमिश, उससे पहले आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, इनमें से किसी ने भी राजत्व का सिद्धांत नहीं दिया। जो पद मिला उस पे बस राज किया, बात खत्म। लेकिन इसने बाकायदा ऐसे कहा कि हाँ, राजत्व राजा इस ऐसे पैदा होता है और इसलिए उसको राज करने का अधिकार है। ये सिद्धांत इस व्यक्ति ने प्रदान किया। उसके बाद में देखिएगा, इंडियन हिस्ट्री की बेस्ट बुक बताइए। जाकिर खान जी, इंडियन हिस्ट्री में कौन से पार्ट की पूछना चाह रहे हो? आप मिडाइवल पढ़ रहे हो, आप खुद खान हो, एक बार इरफान हबीब को या इम्तियाज अली को पढ़ लो। सबसे स्ट्रॉन्ग किताबें हैं। और इवन बाकी तो मैं सब बच्चों को तो सजेस्ट नहीं करती क्योंकि सबके ऊपर से जाती हैं, पर आपके तो कल्चर से मिलती जुलती हैं तो आपको समझने में थोड़ी सहूलियत रहेगी। आप पढ़ लीजिए। आप एक बार इम्तियाज अली को निकाल लो हाथ में से या इरफान हबीब, दोनों शानदार किताबें, ऐसे ऐसे मतलब मजा आ जाए किताबों को पढ़ने के लिए। बाकी तो आप प्रताप सिंह पढ़ लो, विपिन चंद्रा पढ़ लो, हजारों टाइप की किताबें हैं। ठीक है, और आगे जाओ, सुमित सरकार, यशपाल ग्रोवर, मॉडर्न इंडिया में स्पेक्ट्रम, ये सब किताबें भी अच्छी हैं। धारा सिंह प्रजापत जी, हेलो धारा, क्या हाल चाल है? बड़े दिनों बाद में दिख रहे हैं। और क्या चल रहा है भाई? करौली के क्या हाल चाल है ये बताओ। तो देखिए, 40 गुलामों का गुट का ये सदस्य था और ये दिल्ली सल्तनत का पहला व्यक्ति था जिसने राजत्व का सिद्धांत दिया। और एक बात और सुनिएगा, इसके दिए हुए राजत्व सिद्धांत का ही आगे चल के अनुसरण किया था अलाउद्दीन खलजी ने। यद्यपि राजत्व सिद्धांत को सबसे प्रसिद्ध अलाउद्दीन खलजी ने ही बनाया, क्योंकि सबसे मजबूत निरंकुश राजत्व का सिद्धांत था वो अलाउद्दीन खलजी का ही था। लेकिन शुरुआत जो हुई थी वो किसने की थी जी? आपके बलबन के द्वारा की गई थी। अब बात ये आई कि बलबन ने जो राजत्व का सिद्धांत दिया वो किसके ऊपर टिका हुआ था? तो प्यारे साथियों, बलबन का राजत्व सिद्धांत है वो था देव्य उत्पत्ति का सिद्धांत। वो कौन सा था जी? देव्य उत्पत्ति का सिद्धांत। बोले सही बात है। देवी उत्पत्ति का मतलब क्या समझे? बलबन ने ये बात साबित की, विक्रम मीणा जी, सुमित्रा वर्मा जी नमस्कार। बलबन ने ये बात साबित की कि जो राजा होता है वो किसका अंश होता है जी? वो देवता का अंश होता है। राजा को धरती पे यानी सुल्तान को धरती पे खुद अल्लाह ताला ने भेजा है। तो चूंकि अगर अल्लाह ताला की ही देन धरती पे सुल्तान है, अल्लाह ताला तो कभी झूठ बोल नहीं सकते, अल्लाह ताला तो कभी गलत नहीं हो सकते। और अगर उसी का अंश, अल्लाह ताला का अंश ही सुल्तान में है, तो सुल्तान अपने आप यूनिवर्सल ट्रू हो गया कि नहीं? सुल्तान की हर बात सही हो गई कि नहीं? तो प्रजा को, जो आवाम है, जो मिल्लत है, उसको सुल्तान की बात बिना चैन चपट करे माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? बिल्कुल माननी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका जो सुल्तान है वो धरती पे अंश है। किसका जी? किसने भेजा है उनको? खुद अल्लाह ताला ने।
बोलो सही बात है। तो जब ये बात आ गई तो पूरी प्रजा का अपने आप अपने सुल्तान के प्रति विश्वास आता चला गया। अदरवाइज कोई आसान बात थोड़ी है कि पूरे मध्यकालीन भारत में बहुसंख्यक पे अल्पसंख्यक राज करेंगे और लोग करवा लेंगे, ऑब्जेक्शन नहीं होगा। ये बात हजारों आप अलग कहते हो कि एक टाइम पे जो इस्लाम धर्म के लोग थे उनका भारतीय सभ्यता और संस्कृति के साथ तादात्म्य हो गया, और एक टाइम पे फिर पता ही नहीं चला कि कौन सा यहाँ का जन्मजात मुसलमान है, कौन सा कन्वर्टेड मुसलमान है, और हमने आगे चल के इंडो इस्लामिक कल्चर पैदा कर लिया कि जिसमें हिंदुस्तान और इस्लाम दोनों का मिक्स कल्चर था, जिसको हम इंडो इस्लामिक कल्चर बोलते हैं, जहाँ कई सारी मस्जिद बनाई जो दिखने में मंदिर जैसी लगती है, और बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जो ऊपर से मस्जिद नुमा लग जाते हैं। मिक्स हो गया सब कुछ। ये सब बातें तो है ही, ये सब सेकेंडरी फैक्ट है। लेकिन बूढ़ी बाड़ी जनता होती है ना, बूढ़ी बाड़ी जनता को ज्यादा इस बात से कभी फर्क भी नहीं पड़ता कि उसका स्वामी कौन है। बूढ़ी बाड़ी जनता का तो ये होता है कि टैक्स 2 रुपए कम कौन ले ले उनसे, समझ रहे हो, उनके प्रति ढंग की पॉलिसी कौन दे दे, उनका ध्यान कौन रख ले, उनकी केयर कौन कर ले। राजा कोई भी चाहे धर्म का हो, अगर वो प्रजा से प्रेम पूर्ण व्यवहार करता है तो प्रजा उसकी दीवानी होती है। बोलो सही बात है कि नहीं। तो प्रजा को विशेष कभी तकलीफ इस बात से हुई नहीं कि उनका जो राजा है वो देवता का अंश है या वो अल्लाह का अंश है। उनकी नजर में राजा वो श्रेष्ठ है जो उनके टैक्स में थोड़ी कमी कर दे, या कभी कभी उनको तकावी ऋण टाइप का कोई ऋण दे दे, समझ रहे हो, या मान लो कभी अतिवृष्टि या अनावृष्टि हो जाए पर जनता को मान लो कोई उत्पादन नहीं हुआ तो टैक्स में छूट दे दे, वही राजा उनके लिए तो श्रेष्ठ है। और ऐसा ही होना चाहिए। हमको क्या मतलब राजनीति से, है ना, राजतंत्र की बात बता रही हूँ, लोकतंत्र में तो मतलब है, लोकतंत्र तो अपना उस जमाने की बात है। तो प्यारे साथियों, इस व्यक्ति ने देवी उत्पत्ति का सिद्धांत दिया, ठीक है। आगे देखिए, आगे चल के बात आई, देवी उत्पत्ति का सिद्धांत दे दिया, आगे चल के इस बात को किसने आगे बढ़ाया जी, आपके अलाउद्दीन खलजी ने। अब इनका जो देवी उत्पत्ति का सिद्धांत था वो दो बातों पे टिका हुआ था। दो बातें कौन सी, एक तो उन्होंने नाम दिया जी कि मैं जो हूं, मैं कौन हूं जी, मैं धरती पे जिल्ले अल्लाह हूं। मैं धरती पे क्या हूं, जिल्ले अल्लाह हूं। अब बात आई जिल्ले अल्लाह क्या होता है। जिल्ले अल्लाह का मतलब होता है ईश्वर की प्रति छाया। इन्होंने साबित किया बलवन ने कि सुल्तान यानी जो शासक होता है, राजा होता है, वो धरती पे ईश्वर की, ईश्वर का मतलब खुदा से ले लीजिए, यहाँ पे खुदा की प्रति छाया होता है। तो खुदा की छाया तो झूठ नहीं बोलती, छाया तो इंसान की झूठ नहीं बोले, खुदा की क्या झूठ बोलेगी, समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो एक तो उन्होंने बात दी जिले अल्लाह ही, और दूसरा तो अगर जब उन्होंने अपने आप को जिले लाई कहा तो प्रजा का विश्वास अपने आप उनके प्रति क्रिएट हो गया। और सेकेंडरी किसकी गाड़ी बोल रही है, सेकेंडरी उन्होंने बात कही नियाबत ए खुदाई। अब बात आई नियाबत ए खुदाई का मतलब क्या होता है जी, नियाबत ए खुदाई का मतलब होता है प्यारे साथियों ईश्वर का प्रतिनिधि। और ईश्वर का प्रतिनिधि कौन है जी, राजा का पद। और जिले लाई कौन है जी, स्वयं राजा। देखिए दोनों बातें हो गई। बलवन ने कहा कि मैं जिले अलाई हूं, और जो जिस पद पे, जिस कुर्सी पे बैठ के मैं डिसीजन देता हूँ, बात करता हूँ, लोगों को आदेश देता हूँ, फरमान जारी करता हूँ, सजा सुनाता हूँ, ये क्या है, ये जो कुर्सी है ना, ये नियाबत खुदाई है, मतलब ईश्वर के प्रतिनिधि की पोस्ट है ये। तो ईश्वर का प्रतिनिधि तो गलत न्याय नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना। तो प्रजा थी, आवाम हिंद थी, वो बिल्कुल एकदम तैयार है किसके साथ, बलवन की हर बात को वो मानती है। क्यों, क्योंकि उनकी नजर में बलवन है वो धरती पे ईश्वर की प्रतिछाया है, और बलवन का जो पद है जिसपे, बलवन का पद मतलब राजा का जो पोस्ट होता है जिसपे, यानी जो क्राउन, जो ताज होता है राजा का, वो धरती पे ईश्वर का प्रतिनिधि का पद होता है। तो ये विशेष बात यहाँ देखने को मिली। प्यारे साथियों, सुल्तान की अब देखिए बलवन की खतरनाक बात देखिए, सुल्तान का जो पद होता है उसकी प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए बलवन ने एक नीति अपनाई, वो थी रक्त और लौ की नीति। आगे चल के भीष्मारक जैसे लोगों ने, आधुनिक भारत के इतिहास में सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोगों ने इस नीति को फॉलो किया। इतनी खतरनाक नीति थी। ये बलवन की देन है हिंदुस्तान में, मध्यकालीन भारत में बलवन ने ही राजा की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए रक्त और लौ की नीति अपनाई। उसका मतलब क्या था, उनका इस रक्त और लौ की नीति की प्यारे साथियों दो विशेषताएं थी। दो विशेषताएं कौन सी, पहली विशेषता, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा दिया हुआ होता है, इसलिए सुल्तान को सदैव अपनी प्रजा से गैप रखना चाहिए और अपनी प्रत्येक बात को प्रजा को मनवाना चाहिए। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, अगर आपको अपने प्रतिद्वंदियों को, अगर आपको अपने दुश्मनों को निर्बल रखना है तो आपको रक्त और लौ की नीति पे चलना पड़ेगा। और रक्त और लौ का मतलब होगा कि सुल्तान वही श्रेष्ठ होगा जो निरंकुश होगा।
सुल्तान कौन श्रेष्ठ होगा? जो निरंकुश होगा। अब आप ये मत कहना मैम कल्याणकारी सुल्तान भी हुए तो बर्बाद ही हुए, कोई बड़ी बात नहीं है। अशोक महान थे, वो कलिंग युद्ध जीत के बहुत प्रसिद्ध हुए। आप ये मत सोचिए युद्ध घोष करके वो बहुत कोई नाम कमाया। आज की स्थिति में युद्ध घोष बहुत अच्छा रहा। आज हम मानते भी हैं कि दुनिया की सबसे अच्छी पॉलिसी थी धम्मा पॉलिसी। लेकिन एक टाइम पे उन्होंने युद्ध घोष के स्थान पे जो धर्म घोष अपनाया, उसी की वजह से मौर्य प्रशासन का अंत हुआ था। आप जानते हो ना? और हिंदू विश्व के भी, अगर हिंदुस्तान के तो छोड़िए, जो भी महान लोग हुए एक टाइम पे, सब निरंकुशता की वजह से हुए। चाहे आप बिस्मारक की बात करिए, चाहे नेपोलियन बोनापार्ट की बात करिए, चाहे सिकंदर महान की बात करिए, चाहे हिटलर की बात करिए, चाहे मुसोलिनी की बात करिए, चाहे तैमूर लंग की बात करिए, चाहे चंगेज खां की बात करिए, सब लोग कुछ न कुछ मामलों में बहुत ज्यादा निरंकुश हुए हैं। और हिंदुस्तान के इतिहास में भी जो जितना निरंकुश शासक हुआ ना, वो उतना ही ज्यादा प्रसिद्ध रहा। बोलो सही बात है कि नहीं? अशोक 99 भाइयों को मारने से नहीं जाना जाता। अशोक कलिंग युद्ध में 1 लाख लोगों को मारने की वजह से जाना जाता है। हर्षवर्धन पुलकेशियन के साथ किए गए युद्ध की वजह से नहीं जाना जाता। हर्ष ने बाकायदा बंगाल के चंद्रगौड़ वंश को और परवर्ती गुप्त वंश को दुनिया के इतिहास के पन्नों से मिटाया, इसलिए वो जाना जाता है। बोलो सही बात है। आपके अलाउद्दीन खलजी केवल एक पद्मणि की कहानी की वजह से नहीं जानते। उन्होंने बाकायदा आपके सिवाड़ा को, जालोर को, रणथंभौर को, उसके अलावा चित्तौड़ को, जितने भी क्षेत्र रहे, उसके अलावा देवगिरी के यादव वंश को, वारंगल के काकतीय वंश को, दारसमुंदर के होयसाल वंश को, मदुरै के पांडे वंश को, सबको पराजित किया है, इसलिए जाने जाते हैं। बताइए सही बात है। अमजद कमांडो जी इस्लाम वालेकुम। तो देखिए यहाँ ये बात निकल के आई कि रक्त और जो लौ की नीति थी, रक्त और लौ की नीति को संचालित किया किसके किसके द्वारा संचालित किया गया? बलबन के द्वारा। तो 2-3 बातें यहाँ पे निकल के आ गई कि बलबन ने एक तो पहली बार राजत्व का सिद्धांत दिया। उनका राजत्व सिद्धांत था वो देवीय उत्पत्ति पे निर्भर करता था, और उन्होंने अपने राजत्व सिद्धांत में रक्त और लौ की नीति को शामिल किया, जहां उन्होंने ये कबूल करवाने की कोशिश की लोगों से कि आप सब लोग ये स्वीकार कीजिए कि जो राजा होता है वो धरती पे ईश्वर की प्रतिछाया ही होता है, और राजा का निरंकुश होना भी आवश्यक होता है। एक विशेष बात और बताऊं, प्यारे मित्रों, अपनी जनता में अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए इन्होंने एक काम किया। एक बड़े राइटर हुए उनके समकालीन फिरदौसी, और फिरदौसी ने एक ग्रंथ लिखा था शाहनामा। उस शाहनामा में उन्होंने एक वंश का उल्लेख किया जिसका नाम था अफरेशियाब वंश। अफरेशियाब वंश इस्लामिक परंपराओं में बहुत पवित्र और महान वंश माना जाता है। बलबन ने अपने आप का तादात्म्य उसके साथ करने की कोशिश की कि मैं भी अफरेशियाब वंश का वंशज हूँ, ताकि जनता है वो जनता बिल्कुल उस बात को स्वीकार कर ले। क्यों? क्योंकि अगर ये मन में रहा जनता के कि यार राजा क्या है, क्या सुल्तान, ये तो दास है, ये तो दास के भी दास, ये तो दास के दास का भी दास है, तो शायद आप कठोर राजत्व कभी लागू नहीं कर पाओगे। तो एक तो ये टेग आपको हटाना पड़ेगा दास्ता वाला, और इस दास्ता के टेग को हटाने के लिए आपको किसी बड़े आदमी का नाम का सहारा लेना पड़ेगा, और बड़ा जो वंश था वो अफरेशियाब था, इसलिए बलबन ने किया। कहने का तात्पर्य ये कि बलबन के जितने जो आपके तरीके होते हैं एक राजा को श्रेष्ठ बनाने के, वो सब बलबन के द्वारा अपनाए गए। बताइए और सही बात। ये रहे आपके गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, दिखने में देखो कितना खुखार सा व्यक्ति दिख रहा है। बहाउद्दीन इनका पूरा नाम था। मंगोलों ने इसे जमालुद्दीन को बेचा, जमालुद्दीन ने इल्तुतमिश को बेच दिया। क्या बेटा? हाँ, फिरदौसी का ही तो शाहनामा बताया ना मैंने, जाकिर खान जी, मैंने यही कहा है। फिरदौसी का ग्रंथ था शाहनामा। यह इल्तुतमिश का दास भी था और 40 गुलामों के दल का सदस्य भी था। बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने, प्यारे मित्रों, राजत्व का सिद्धांत दिया। बलबन राजत्व के देवीय उत्पत्ति के सिद्धांत पर विश्वास रखता था। वह स्वयं को जिले अल्लाह है, यानी जिले अल्लाह का मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि, ईश्वर की प्रतिछाया, और सुल्तान के पद को नियाबत खुदाई यानी ईश्वर के प्रतिनिधि का पद कहता था। आगे चलिए दूसरी बात सुनिएगा। अब बात ये आई कि उसके द्वारा कौन कौन से महान कार्य किए गए। बलबन के महान कार्यों को देखें तो बड़ा आपको अच्छा लगेगा उनके कार्यों को देख के। सबसे पहले ये व्यक्ति एक चीज को जानता है कि जो जो चालीसा गुट के सदस्य हुए ना, एक टाइम पे सुल्तान का दावा किया है। भाई इल्तुतमिश ने जब चालीसा बनाया, उसके बाद में सबसे मजबूत स्थिति में कौन है? चालीसा ही है। सुल्तान जब भी कमजोर हुआ, इस चालीसा ने किंग मेकर की भूमिका निभाई। तो सबसे पहले उसको पता है कि गड़बड़ सबसे ज्यादा किसमें? इस चालीसा में। इसकी शक्तियों को कमजोर करेंगे तो ही सुल्तान निरंकुश राजतंत्र को आगे बढ़ा सकता है। सविता यादव जी नमस्कार। तो सबसे पहले तो जो चालीसा गुट इल्तुतमिश ने बनाया था तुर्कान-ए-चहलगामी, इस तुर्कान-ए-चहलगामी चालीसा गुट को समाप्त कर दिया।
समाप्त किसने कर दिया जी? आपके इल्तुतमिश ने। पहली बात तो ये। दूसरी बात, प्यारे साथियों, इसने दरबार में एक नवीन त्योहार मनाना चालू किया, जिसका नाम था नौरोज का त्योहार। नौरोज का त्योहार। नौरोज का मतलब 9 दिन का रोजा रखना, है ना? मैम थे मेरी, सुल्तान हो गए। अच्छा ये बात है क्या? थैंक यू सो मच मोहित जैन जी, नमस्कार। आगे देखिए अगली बात यहाँ पे क्या आई, उसने नौरोज का त्योहार मनाना चालू किया। वैसे यद्यपि इसका मतलब ये था कि जो व्यापारिक लोग थे, वो भाई 30 दिन का रोजा रखेंगे, तो पूरा काम, क्योंकि 30 दिन का लगातार भूखे रह के आप कितना काम कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, कि उस टाइम एनर्जी ही नहीं बचती शरीर में। तो बाकायदा उन्होंने क्या किया कि अगर 9 दिन का भी कोई व्यक्ति अच्छे तरीके से रोजा रख ले, तो भी उसको जो पुण्य मिलता है, वो 30 दिन के बराबर मिल सकता है। इस प्रकार की प्रथा उसने अपने राज्य में चालू करवाई। हालाँकि ज़्यादा लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, पर इन्होंने तो चालू की। इसके अलावा प्यारे साथियों, राजा के पद को मजबूत बनाने के लिए, देखो आप तो बलवन की एक बात हमेशा याद रखिए, इन्होंने राजा के पद को इतना मजबूत कर दिया कि ऐसे हर आदमी सोचने के लिए मजबूर हो जाए। हर आदमी सोचने के लिए मजबूर, हाँ, 30 ही दिन का रखना चाहिए बेटा, सभी 30 ही दिन का रखते हैं। देखिए कैसे बनाया जी? इन्होंने 2 नवी परंपराएँ चालू की, 2 नवीन परंपराएँ चालू की, और पहली परंपरा का नाम दिया सिजदा। सिजदा का मतलब क्या होता है जी? दरबार में सम्राट बैठा होता है ना जब सुल्तान, तो आप उसके सामने जाओ और जाके झुककर हम सलाम करें। सलाम करते हैं ना, सलाम वालेकुम, इसको बोलते हैं सिजदा। हम सजदा बोल देते हैं, सजदा करना, सिजदा सही शब्द होता है, सिजदा। प्यारे साथियों, इससे क्या क्या साबित होगा? अगर किसी दूसरे धर्म का बहुत बड़ा व्याख्याकार व्यक्ति है, या इस्लाम धर्म के भी बड़े मौलवी लोग भी हैं, वो भी अगर सुल्तान के सामने जाएँगे, और परंपरा में ये है कि सिजदा आपको झुक के ही करना है, और आप वैसे ही करते हो और करते रहे हैं और करते रहेंगे, हम ऐसे ही करते हैं सिजदा। तो सुल्तान का पद तो प्रभावशाली बना ना, कि हर एक आदमी को उसके सामने झुकना पड़ रहा है, चाहे वो सिजदा के बहाने ही से ही झुके, पर झुकना तो पड़ रहा है। बलवन क्या चाहता है? बलवन तो यही चाहता है राजा का पद मजबूत हो, पहली बात तो ये। दूसरी बात प्यारे साथियों, इससे भी उसको संतुष्टि नहीं मिली, उसको भी लगा कि यार राजा फिर भी थोड़ा अभी भी कमजोर लग रहा है, और मोटी परंपरा चालू करता हूँ। एक और परंपरा चालू की, जिसका नाम था पाबोशा। पाबोशा। पाबोशा का मतलब होता है अपने घुटनों के बल पर बैठ के सुल्तान के पैर चूमना। सुल्तान के पैर चूमना। पैर चूमने का मतलब समझते हो? अरे पहले हिंदू धर्म में भी होता था, जब जनता होती थी, आवाम, वो अपने राजा के सामने दंडवत प्रणाम करती थी, और सुल्तान के पैरों में वो चूमी लेती थी। उसको कहा जाता है पाबूसा। इस्लामिक परंपराओं में भी चालू हुआ। आज भी हम मंदिर में जाते हैं, दंडवत प्रणाम नहीं करते क्या? 7 ऐसे एकदम पूरा नतमस्तक हो जाते हैं, एकदम पेट पलाणियाँ चलते हैं, वही वाला होता है पाबूसा। तो बाकायदा, हाँ, बाकायदा उन्होंने पाबूसा की परंपरा भी स्टार्ट की, कि कोई भी व्यक्ति आएगा दरबार में, वो चाहे तो एक मतलब सम्राट को या सुल्तान को इज्जत बख्शने के लिए वो एकदम लेट के और उनके पैरों को चूम सकता है, ये बात है। इसके अलावा प्यारे साथियों, इन्होंने एक कार्य किया, और एक कार्य ये था कि इन्होंने एक गुप्तचर विभाग की स्थापना की। क्यों? क्योंकि उस जमाने में गुप्तचर विभाग बड़ा इंपॉर्टेंट कार्य किया करता था। गुप्तचर विभाग तो मजबूत होना चाहिए ना, पड़ोस के राज्य की पूरी खबर अपने को पता रहते रहे कि कौन क्या हो रहा है। तो इन्होंने बाकायदा एक गुप्तचर विभाग बनाया, और उस गुप्तचर विभाग को नाम दिया इन्होंने दीवान-ए-बरीद विभाग। और इस दीवान-ए-बरीद का जो मुखिया होता था, उसको कहा जाता था बरीद-ए-मुमालिक। ये भी बलवन का एक विशेष कार्य है, और ये आपकी आरएस प्री 2016 वाली में सवाल पूछा गया था। मैडम जी कहाँ? महेश काजला जी, नमस्कार। क्या जी? क्या कह रहे हो? ममता, सुना ही नहीं बेटा, दोबारा बताओ। अगली बात अगली बात प्यारे साथियों, एक तो गुप्तचर विभाग, देखो गुप्तचर विभाग राज्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और दूसरी बात, राज्य की रीढ़ की हड्डी किस पे टिकी रहती है जी? सेना पे टिकी रहती है। सेना पे टिकी रहती, जितनी सेना मजबूत उतना ही राज्य मजबूत। तो दूसरा उन्होंने विशेष कार्य किया प्यारे मित्रों, और वो ये था कि उन्होंने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए एक सैन्य विभाग की भी स्थापना की, और उस सैन्य विभाग का नाम इन्होंने रखा दीवान-ए-अर्ज विभाग। शेर में जू होगी के, सर में जू होगी के, अइयां के माल सिर में के मार होगी, दिख ही रहा हमारे 3-4 दिन होगा दो यहाँ। अरे 3-4 दिन तो के जगह दिन, और दिवाली वाला पहले दिन धोयो, 3 दिन होगा, पण बटे घरा गाँव गई ना, जरा गाँव वाला थन बता रही ना, वो गद्दा के तो काम करवाए मेरे को।
और मैंने 2 दिन मैं गाँव रही, 2 दिन मैंने हमेशा यही लाग्यो कि आज मैं ऊपर है आसमान नीचे है। इसका मतलब समझ रहे हो क्या? मेरे को बिराना पर चढ़ा-चढ़ा सफाई करवाई, पंखा के ऊपर चढ़ा-चढ़ा पंखा साफ करवाया। जब मैंने ऊँचाई हुआ यही लाग्यो आज मैं ऊपर है आसमान नीचे है ना, ये वाली बात हुई मेरे साथ। फिर धोने का टाइम मिला नहीं और हाँ, और उसके बाद में क्या है कि वो गंदे हाथ होते हैं, आदत पड़ी रहती है, तो फिर पूछा जाता है सिर में और मम्मी बाय घी भी खूब गाल्यो 2 दिन। तो वह घी का चीकणा हाथ में पतो कोन चाल्यो सिर में कर दिया मैं। अब आज भागी-भागी मैं दिन के जयपुर पूछी 1 बजे, 10 8-9 बजे तो निकली। झुंझुनू सु आई, झुरनो आवाज 3-4 घंटा तो लग गई अठे जयपुर का। और फिर बाद में लगातार आज 12 बजे सु क्लास में, तो फिर टाइम मिला नहीं, कल मिलेंगे। कौन से गाँव है मैं ये महेशी अन अकेडमी की टी-शर्ट में है, इसका मतलब है तो कोई एडुकेटर। मेरा गाँव पड़ता है वहाँ पे सोटवारा झुंझुनू में। आगे देखिए प्यारे साथियों, हाँ, वो तो टी-शर्ट से पता चल जाता है वो तो। सम्मानित लोगों का ध्यान रहता है। सर वो अनअकैडमी वालों ने सरदम पैंट की टी-शर्ट भेज दी, कौन भेजी के मनी दाव मारी की बात है। एड्रेस तो कोई 2-3 बार मँगा लियो। टी-शर्ट का नाम आ रहा है, जैकेट तो भेजी हुई नहीं अभी तक। आज वो पार्सल आयो जब मैं तो घणी राजी हुई मको, बेइज्जती के माने तो कौन भेजी जी अभी तक। मैं तो और घणी राजी हुई मको आज तो आपा ने बढ़िया वाली बा भेजी दिखी, लेकिन बाद में मैं देखियो तो बीका वहाँ तो वो कोई मिठाई को डब्बो सो और कोई चॉकलेट आर, दीपक और अगरबत्ती रिया की चीज़ा निकली जा वो तो कोई दिवाली के गया बाद में दिवाली को सामान भेजो पूजा करने के लिए ना। खैर जी, तो काल देखा मालो भी आज या तो देखा दाव बोल लगा। आगे देखो प्यारे साथियों गयासुद्दीन बलबन के द्वारा एक सैन्य विभाग भी स्थापित किया गया जिसका नाम था दीवान ए अर्ज बी तो को नहीं। अच्छा, कौन सी भाषा चेक कौन सी भाषा रजाई ओढ़ लो। रजाई ओढ़े वाला था पढ़ाशू का ही शुरू में सोचे आगे देखिए क्या कहना चाह रही थी। सैन्य विभाग स्थापित हाँ, मिठाई तो आ गई जी। सैन्य विभाग स्थापित किया, सैन्य विभाग को उन्होंने नाम दिया दीवान अर्ज और इसका जो अध्यक्ष था उसको नाम दिया गया आरिज ए मुमालिक। क्या नाम दिया गया जी? आरिज ए मुमालिक। यही बात हम आपको बताना चाह रहे थे। आगे देखिए, सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए उसने रक्त और लौ की नीति अपनाई। हालांकि आगे चल के आपसे पूछे आधुनिक भारत में इसको किसने आगे बढ़ाया जी? आधुनिक भारत में आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी इस नीति को बहुत ज्यादा स्थान दिया है। बलबन के राजत्व की विशेषताओं में एक तो राजा ईश्वर का प्रतिनिधि और दूसरा सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक। उसने स्वयं को फिरदौसी के अफरेशियाब वंश से लिंक करके देखा। बलबन के कार्यों में जो चालीसा था तुर्कान चिहलगामी उसको समाप्त कर देना था। राज्य में उसने नौरोज का त्योहार मनाना चालू किया। दीवान ब्रीद और दीवान अर्ज नामक 2 विभाग उस व्यक्ति के द्वारा स्टेब्लिश करवाए गए। अब बात करते हैं इसके निर्माण कार्यों की। उसने कौन-कौन से निर्माण कार्य किए? प्यारे साथियों, आप सबको एक चीज़ पता है, अगर हिंदुस्तान की स्थिति को अगर हम देखते हैं, तो आप सब जानते हैं कि भारत पे जितने भी अटैक हो रहे हैं, वो इस क्षेत्र से हो रहे हैं। बोलो सही बात है, क्यों? क्योंकि ये वाला कच्छ का रण दलदली क्षेत्र है, तो इधर से अटैक पॉसिबल नहीं है। ये वाला जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, यहाँ से लेके ये वाला, ये कैसा क्षेत्र है जी? ये समुद्री क्षेत्र है, ये समुद्री बाउंड्री है, तो इधर से भी अटैक पॉसिबल नहीं। इधर वाला जो क्षेत्र है वो हमारा पहाड़ी प्रदेश है तो इधर से भी अटैक संभव नहीं। तो हिंदुस्तान में जितने भी अटैक हुए हैं वो हुए हैं प्यारे मित्रों उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रदेशों से। बोलो सही बात है। जहाँ सबसे पहले सिंध को लूटा गया, लाहौर को लूटा गया, मुल्तान को लूटा गया, दीपालपुर को लूटा गया, सुनम को लूटा गया, समाना को लूटा गया, त्राइन के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश की गई, पानीपत पे की गई, करनाल पे की गई। यही तो एरिया है, इसके अलावा कोई देखा है क्या इधर से चलिए व्यक्ति आ गया हो? राजस्थान से कोई आया क्या? थार के मरुस्थल में जड़ के भूंगड़ा हो जाएगा, क्या आएगा बताओ? खाने के लिए कोई अनाज नहीं खाद्यान्न नहीं मिलेगा, पशुओं के लिए चारा नहीं मिलेगा, पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, क्या करेगा मरुस्थल में से आके? मिल चाहे कितनी बढ़िया ज़मीन हो, कोई मतलब नहीं है। तो ज़्यादातर अटैक हुए, यही कारण था कई बार सवाल आता है करनाल में पानीपत में 3 युद्ध क्यों हुए? तराइन में 3 युद्ध क्यों हुए? तो उसके कारण हैं, उसके ये कारण हैं। वो बड़ा दोआब वाला क्षेत्र है, वहाँ एक व्यक्ति के जाने की सब फैसिलिटीज़ हैं, तो जितने भी आक्रमण करता है वो सब उधर से ही आए। कोई ऐसा तो है नहीं कि भारत सरकार की तरह पंचवर्षीय योजना या नीति आयोग में बना के आते थे कि लो फिक्स एजेंडा है, हम 7 दिन में आ जाएँगे कि 7 महीने में आ जाएँगे। डेरे आते थे 2 दिन के लिए पड़े रहते थे 2-2 साल, कोई अता-पता थोड़ी है। तो 2-2 साल का थोड़ी साथ में अनाज आप घसीट सकते हो।
तो बाकायदा जिस भी क्षेत्र से निकलेंगे उधर से लूटते चलेंगे, खाते चलेंगे, बात खत्म, यही हुआ करता था। तो प्यारे साथियों, इस बात का बलवन को अच्छे तरीके से पता है। रमेश राकेश कुमार जी नमस्कार। और क्या जानते हैं वो अच्छे तरीके से कि अगर मैं मेरी उत्तरी पश्चिमी जो सीमांत, जो मेरा फ्रंटियर एरिया है, उसको अगर मजबूत स्थिति बना लूं, उधर से किसी विदेशी आक्रमणकर्ता को आक्रमण नहीं करने दूं, तो शायद मैं मेरी सल्तनत को और मजबूत कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो इसको जानता है कि अगर ये बॉर्डर अच्छा होता तो दिल्ली सल्तनत बनता क्या? दिल्ली सल्तनत के मालिक भी तो इधर से आए हैं। गोरी किधर से आया? मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम यानी मोहम्मद गोरी इसी तो रास्ते से हिंदुस्तान आया। नहीं आया क्या बताओ? तो वो खुद जानते हैं। तो भाई सबको पता है कि हम इधर से आए तो कोई दूसरा भी आ सकता है। मैं किसी दिन हमसे 21 भी तो आ सकता है कोई। तो इसको मजबूत करना जरूरी है। तो बाकायदा प्यारे साथी, और दूसरी बात, मंगोल तो चंगेज खां जब तक जिंदा है तब तक तो वैसे भी शांति से बैठने की वो नहीं है। और मंगोल के जो नेता हैं और चंगेज खां के उत्तराधिकारी वो भी बड़ी मजबूत स्थिति में है। तो इन मंगोलों से भी बचने का एक तरह से डर है। तो प्यारे साथियों, उत्तरी पश्चिमी सीमाओं पर जो मंगोलों के लगातार आक्रमण हो रहे थे, उससे बचने के लिए कहते हैं कि बलबन ने करोड़ों रुपए लगाए उस जमाने में और पूरी एक बाउंड्री खींच दी। पूरी पूरी एक बाउंड्री इस एरिया में खींच दी उसने। पूरी बाउंड्री खींचने का मतलब ये था, और मजबूत किले वाली बाउंड्री खींच दी, और बड़े बड़े किलेदारों को वहां उसने मतलब स्थापित कर दिया, छोटी छोटी सैनिक टुकड़ियां लेके, कि दुश्मन की सेना किधर से भी आए उसको एक जगह रोको, एक जगह नहीं, दूसरी जगह, तीसरी जगह, ऐसे स्टेप बाय स्टेप उसने सेना खड़ी कर दी कि कितनी कितनी देर तक आगे वाला वो युद्ध करेगा, और कि खूब दिखावा करो। आपके पास 10 भी सैनिक हो तो ढोल बजाओ, जोर जोर से नगाड़े बजाओ जब युद्ध की स्थिति आए। तो उसको तो ऐसे लगे कि बाप रे, अगले के पास 2 4 5 हजार सैनिक है, ये तो मार देगा। एक को मान लो खत्म कर देगा, दूसरा फिर युद्ध, तीसरा फिर युद्ध। एक टाइम पे उसको लगेगा बाप रे, सामने इतना, पीछे कितना होगा, चाहे पीछे हो सकता है लास्ट ही हो, कुछ ना हो, लेकिन उसके तो लगेगा भाग जाएगा वो। तो ये स्थिति उसने बनाई, यहाँ पे एक बड़ी बात थी। अगली बात प्यारे साथियों, पूरे अपने उत्तरी पश्चिमी सीमांत क्षेत्र को 2 भागों में बांट दिया। एक तरफ उसने मजबूत क्षेत्र, जो उत्पादन की दृष्टि से, जो धन संसाधन की दृष्टि से बड़े मजबूत थे, जिसमें लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर ये क्षेत्र शामिल था, उसको तो एक भाग बना लिया। और उसका गवर्नर अपना बड़ा बेटा था, यानी बलबन के बड़े बेटे का नाम था सुल्तान मोहम्मद। उसको यहाँ का क्या बना दिया जी, के सूबेदार बना दिया। दूसरे में उसने अफगानिस्तान में कुछ क्षेत्र, सुनम और जो समाना क्षेत्र है वो रखे, और अपना छोटा बेटा था बुगरा खां, उसको वहां का क्या बना दिया जी, उसने सूबेदार बना दिया। ये उसकी बात रही। इसके अलावा दिल्ली में उसने एक लाल महल भी बनाया। कौन सा महल बनाया जी? दिल्ली में, ऋचा जी नमस्कार, दिल्ली में उन्होंने एक लाल महल का निर्माण करवाया। लेकिन ये सब जानते हो कि 1287 में बलबन की मृत्यु हो गई। बलबन की, और देखिए ये जो दोनों बेटे थे उनका, दोनों जो वहां उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रदेशों पे नियुक्त किए गए हैं, मोहम्मद, सुल्तान मोहम्मद और बुगरा खां, वो भी कहते हैं कि उनके जीवन काल में ही दिवगत हो जाते हैं। तो उसके बाद में उनका जो उत्तराधिकारी बना वो बना केकुबाद, वो जो अयोग्य है, कोई खास नहीं है। और केकुबाद भी ज्यादा दिन तक पोता है, केकुबाद उनका खुद का बेटा नहीं है। जो छोटा बेटा था ना बुगरा खां, उनके बेटे का नाम था केकुबाद। और केकुबाद राजा बना। केकुबाद को राजा बनते कहते हैं कि पक्षाघात हो गया। पक्षाघात का मतलब लकवा मार गया। तो लकवा मार गया तो उसके बाद में उसका अगला उत्तराधिकारी बनाया हमने केमर्स को। केमर्स ने थोड़े से दिन शासन किया, और बाद में उसी का एक दरबारी था जिसका नाम था जलालुद्दीन खलजी। जलालुद्दीन खलजी ने उनको पद से हटा दिया और एक नवीन वंश, गुलाम वंश के स्थान पर स्थापित कर दिया, जिसको हम इतिहास में खलजी राजवंश के नाम से संबोधित करते हैं। प्यारे मित्रों, इनकी एक खास बात और बताऊं, इसी के काल में हिंदुस्तान के 2 सबसे बड़े दरबारी इतिहासकार हुए। जो भारत का सबसे बड़ा दरबारी इतिहासकार है, जिसका नाम है प्यारे साथियों अमीर खुसरो, जिसको हम क्या बोलते हैं इतिहास में, जिसको हम तूती ए हिंद के नाम से जानते हैं। तूती ए हिंद का मतलब होता है हिंदुस्तान का तोता। हिंदुस्तान का तोता क्यों कहते हैं जी? इसने तोते की तरह हिंदुस्तान की तारीफ किया। तोता रटता है ना, जैसे वो पढ़े लिखे तोते होते थे, रट के जो चाहो बुला दो। तो इसने हिंदुस्तान के लिए कुछ बुरा लिखा ही नहीं अमीर खुसरो ने। हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा तारीफ करने वाला इस्लामिक इतिहासकार है अमीर खुसरो। तो लोग जब इतिहास पढ़ते थे तो कहते थे तो हिंदुस्तान का तोता है, पता नहीं हिंदुस्तान ने इसको क्या दिया और इसने इतना क्यों लिखा हिंदुस्तान के लिए। पर इसने तो जो कुछ भी अपनी जिंदगी में लिखा, सब किसके नाम पे लिखा है जी? इन्होंने सॉरी हिंदुस्तान के बारे में अच्छा लिखा है। और ये भी याद रखिए, ये जो अमीर खुसरो है, ये उत्तर प्रदेश के ही वैसे निवासी थे, कोई बाहर से नहीं आए। ठीक है, आगे देखिए। नहीं, फैन क्या हो गया, अपना ही था आदमी, ठोक के लिखवा लेते, नहीं लिखते तो। अमीर खुसरो आपनो ही आदमी हो, ठ्या कोई हो।
लेकिन फिर भी हिंदुस्तान के लिए इतना मजबूत लिखा है, ये बड़ी बात थी। हिंदुस्तान की बहुत तारीफ़ की है। किसी ने भी बुराई की तो इतना अच्छा लिख दिया उस बुराई के लिए कि फिर अगले वाले की बात ही क्या पड़ गई जी, उसके सामने फीकी पड़ गई। तो अमीर खुसरो ने तूती-ए-हिंद जो हम उसको बोलते हैं और ये अपने समय के भी और आज तक के भी सबसे बड़े कालजयी इतिहासकारों में इनका नाम आता है। ये किसके काल के हैं जी? ये किसके दरबारी थे? ये इसी के दरबारी थे। हालाँकि आप ये कहोगे मैम उन्होंने तो खलजी वंश के लिए भी बहुत लिखा। अरे तो बाद में गुलाम वंश खत्म हो के खलजी वंश आ गया तो बेचारा कोई ये थोड़ी है कि अलाउद्दीन खलजी शासक बनते ही कहेगा नहीं, नहीं जितने दरबारी उनको भी सबको मार दो। दरबारी इतिहासकार तो वो के वही रहेंगे। ठीक है बेचारे आज तक उसके लिए अच्छा लिखते थे बलून के लिए अब आप जलालुद्दीन खिलजी के लिए अच्छा लिखवा लो, अलाउद्दीन खिलजी के लिए लिखवा लो। अपने को तो लिखने के पैसे चाहिए, सीधी-सी बात है। मेरे से चाहे आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़वा लो, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़वा लो, मिडाइवल हिस्ट्री मेरे क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे को तो पैसा मिलता है पढ़ने का, मैं तो पढ़ा दूँगी। तो वही बात इनके साथ है। लेकिन ज़िंदगी की शुरुआत कहाँ से हुई? ये सवाल आएगा बलबन का दरबारी इतिहासकार तुरंत टिक्का देना वहाँ पे अमीर खुश रहो। उसके बाद में प्यारे साथियों दूसरा इनका जो अलग एक और फ़ेमस दरबारी इतिहासकार है, वो है अमीर हसन देहलवी। और प्यारे साथियों, अमीर हसन देहलवी वही व्यक्ति है जिसको हिंदुस्तान का हम क्या बोलते हैं जी? शेख सादी बोलते हैं। शेख सादी अपने समय के बहुत बड़े गज़ल गायक रहे हैं। पीके जी नमस्कार। शेख सादी अपने समय के सबसे बड़े गज़ल गायक रहे। हालाँकि जिंदा थे बलबन के टाइम पे। बलबन ने उनको भारत इनवाइट किया था, आ जाओ फ़ारसी मूल से। लेकिन वो बहुत वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने उससे सॉरी माँगी। बच्चे खुदा के वास्ते मुझे माफ़ करना, मैं आ नहीं सकता। क्योंकि पहले की तरह वो हवाई जहाज़ तो थी नहीं, कि हवाई जहाज़ में आप भेज दोगे और हवाई जहाज़ में भेज दोगे तो क्या हो जाएगा? भंवरलाल मेघवाल को हवाई जहाज़ से ही मेदांता में एडमिट करवाया था लेकिन देखो नहीं बचा पाए ना। तो ऐसा कुछ नहीं था, नहीं बचा मतलब वो आने की स्थिति में नहीं थे। राकेश गोदारा जी नमस्कार। तो प्यारे मित्रों फिर बाद में उन्होंने जो अमीर हसन देहलवी था उन्हीं को कहा कि आप खूब शेख सादी को पढ़ो, खूब बढ़िया-बढ़िया गज़लें लिखो और अमीर हसन देहलवी ने अपने समय पे बहुत सुंदर गज़ल गायकी की हिंदुस्तान में, इसीलिए उनको हमने भारत का शेख सादी कहा। अमीर खुसरो के लिए 1-2 बातें और बताना चाह रही हूँ। ये बात हो गई प्यारे साथियों 2 नवीन परंपराएँ सिजदा पाबूसा, दुर्ग परंपरा बनाई, 2 भागों में बाँट दिया लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर, दूसरा सुन्नम समाना, दिल्ली का लाल महल बनाया, बलबन इलबारी वंश का, इलबारी जाति का तुर्क मुसलमान था, इलबारी तुर्क था। लीलाधर ढाका जी नमस्कार। इसके दरबारी इतिहासकार अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी थे। आप अमीर खुसरो के लिए कुछ बातें सब जानते हो और नहीं जानते हो तो मैं आपको बता रही हूँ। अमीर खुसरो ने जो कृतियाँ लिखी, उनमें उनकी एक फ़ेमस कृति का नाम है प्यारे साथियों किरान उस सादेन। इस किरान उस सादेन कृति में उन्होंने बात लिखी है प्यारे साथियों बुगरा खां और उनका जो बेटा था ना केकूबाद, उन दोनों के मिलन की। आप सबको मैंने बताया कि छोटा बेटा था बलबन का बुगरा खां जिसको सनम सुमाना का उन्होंने सूबेदार बनाया था और बाद में उनकी एक टाइम पे मृत्यु हो जाएगी। बाद में उनका पोता बलबन का पोता केकूबाद राजा बनेगा लेकिन एक टाइम पे बुगरा खां यानी ये तो बलबन का है बेटा और ये है पोता। तो यानी एक तरह से पिता-पुत्र का जो मिलन की स्टोरी है कि वो लंबे टाइम से आपस में मिले तो कितना उन दोनों में प्रेम था। ये बात कौन से ग्रंथ में मिलती है जी? किरान उस सादेन ग्रंथ में मिलती है। उसके बाद में उन्होंने किताब लिखी जी मिफ्ता उल फुतूह और ये मिफ्ता उल फुतूह में उन्होंने लिखा है इतिहास जलालुद्दीन खलजी का, जो कि खलजी वंश के संस्थापक और अलाउद्दीन खलजी के चाचा जान थे और अलाउद्दीन खलजी के ससुर जी भी थे। उसके बाद में उन्होंने सबसे फ़ेमस किताब लिखी अपने जीवन की, वो थी खजाइन उल फुतूह और इसमें किसकी हिस्ट्री लिखी है जी? इसमें उन्होंने लिखी है अलाउद्दीन खलजी की और थाली पद्मिनी की हिस्ट्री है ना, भाभी के वहाँ मिल जैसी थन थोड़ी बहुत, ठीक है? तो ये 3 किताबें उन्होंने लिखी। पहली किताब उनकी किरान उस सादीन, दूसरी मिफ्ता उल फुतूह, तीसरी खजाइन उल फुतूह। चौथी किताब लिखी प्यारे साथियों उन्होंने आसिका। आशिका एक लव स्टोरी है, एक प्रेम प्रसंग को लिखा गया है इसमें और प्रेम प्रसंग किसका है जी? गुजरात की राजकुमारी थी देवल रानी। गुजरात की राजकुमारी थी देवल रानी। करण करण बघेला की बेटी थी, है ना? और दूसरी बात अलाउद्दीन खलजी का छोरा था जिसका नाम था खिजर खां। इन दोनों के प्रेम प्रसंग को दिखाया गया है किसमें? आशिका में। उसके बाद में किताब लिखी उन्होंने नूहे सिपेहर
और न्यूहे सुपेहर में उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था मुबारक शाह खिलजी के काल का इतिहास लिखा। ये आप जानते हो, ये एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने खलीफा की सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं किया और स्वयं को ही धरती पे क्या माना जी, खलीफा कहा। बोलो सही बात है। और सबसे लास्ट में ग्रंथ आता है तुगलकनामा इसके जीवन का, और तुगलकनामा ग्रंथ में उसने खलजी वंश का अंतिम राजा था नुसरत खां, उनका और उसके बाद में आगे चल के जो गयासुद्दीन तुगलक आए, उनके मध्य जो संघर्ष और किस प्रकार गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो शाह को मार के और नवीन तुगलक वंश बसाया, उसकी जानकारी मिलती है। तो आप अमीर खुसरो की जिंदगी देखिए, तीन राजवंशों को जिया है बंदा। गुलाम वंश के टाइम पे इतिहास लिखा, खलजी काल का इतिहास लिखा और तुगलक काल का भी इतिहास लिखा। 3 लगातार कालों के समकालीन और कम से कम भी 5-7 राजाओं के समकालीन। कितने राजाओं के समकालीन है? बलबन का समकालीन है, बलबन के बाद में केकुबाद का समकालीन है, केमर्स का समकालीन है, जलालुद्दीन खलजी का समकालीन है, अलाउद्दीन खलजी का समकालीन है, मुबारक शाह खलजी का समकालीन है, खुसरो शाह का समकालीन है और लास्ट में आपका एक गयासुद्दीन जो तुगलक है उसका समकालीन। तो 3, 2, 5, 6, 7, 8 राजाओं का समकालीन था। कौन? अमीर खुसरो। सोचो कितना महान आदमी रहा होगा। खैर, आगे देखिए क्या करना चाह रहे थे। यही बात आई अमीर खुसरो, और ये अमीर खुसरो के ग्रंथों के नाम है। और प्यारे साथियों, बलबन की एक विशेष बात और बताऊं, सबकी बता रही हूँ। जो जीरो से उठता हुआ व्यक्ति होता है ना, जीरो से उठता है, वो 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का कैसे जी? या तो मित्रों वो इतना डाउन टू अर्थ होगा, हर चीज को बहुत बेहतर ढंग से समझेगा और बहुत ही अच्छे तरीके से जिंदगी जिएगा, या जिसका कभी कुछ ना देखा हुआ और अचानक बहुत कुछ मिल जाए तो वो उसे संभलेगा नहीं और वो रायता फैलाएगा ही फैलाएगा। बलवान है वो दोनों प्रकार का है। बलवान के पास एक टाइम पे इज्जत है, शोहरत है, मोहब्बत है, नाम है, राज्य है, प्रशासन है, सब कुछ है। लेकिन एक चीज है जो उसको जीने नहीं देती, हर दिन उसको कुरेद-कुरेद के खाती है, टॉर्चर करती है, और वो क्या है? वो चाहे 1000 दैवीय सिद्धांत दे ले, वो चाहे 1000 राजा की उत्पत्ति के जिले अलाई और नियाबत खुदाई की बातें कर ले, लेकिन वो गुलाम जो शब्द है ना, मामलूक जो शब्द है, दास जो शब्द है, वो पीछा नहीं छोड़ रहा। क्या उखाड़ लो, एक बार तो कोई आपको चलते चलते कह जाए क्या क्या बोल रहा है तो तू भी दास, भाई चाहे आप उसको चाहे फांसी की सजा दे लो, पर एक बार तो कह दिया उसने, कह दिया तो कह दिया, फिर मार लो, और तो क्या कर सकते, मैं राजा होगी तो मार दोगे, पर बोल तो दिया। उस टेक से वो बाहर नहीं निकल पा रहा, इसलिए उसने जितना जिंदगी में कार्य किया वो केवल राजा के पद को मजबूत करने के लिए, कि राजा कोई भी हो सकता है, राजा जो भी होता है वो धरती पे सबसे महान आदमी होता है, ताकि वो कैसे भी करके इस दास्ता की बात से ऊपर उठ जाए। इसीलिए बेचारे ने खुद को फिरदौसी के शाहनामा के अफरेशिया वंश के साथ अपने आप का कॉम्बिनेशन किया। प्यारे साथियों, बलवन ने यहाँ तक कहते हैं, बलवन खुद कहता था कि जब भी वो साधारण व्यक्तियों से मिलता ही नहीं था, बलवन कभी भी को जो आप और मेरे जैसा व्यक्ति होगा उससे नहीं मिलेगा, और कहता था कि जब भी मैं किसी तुच्छ परिवार के व्यक्ति को देखता हूँ, तुच्छ परिवार का मतलब जिसके पास पैसा नहीं है, नाम नहीं है, इज्जत नहीं है, नौकरी नहीं है ना, आरएस नहीं बने हैं आपकी और मेरी तरह, उनकी बात कर रहा है कि जब भी मैं किसी तुच्छ परिवार के किसी छोरा छोरी से मिलता हूँ तो मेरे शरीर की एक एक बोहें और मतलब एक एक नाड़ियां और इवन मेरी आंखों के जो आईब्रो होते हैं ना, वो भी कह रहा गुस्से से यूं ऊपर चढ़ जाते हैं। गुस्से से जब आदमी को गुस्सा आता है तेज, ऐसे आईब्रो ऊपर नहीं चढ़ते कुछ लोगों के, तो क्या मेरा सब कुछ तन जाता है गुस्से में, ऐसे कहता था बोलो। ताकि वो क्या साबित करने की कोशिश कर रहा है कि लोग मुझे सामान्य नहीं समझे, आई एम नॉट ए जनरल, मैं जनरल नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, आई एम स्पेशल पर्सन, मैं एक विशेष इंसान हूँ। वो ये साबित करने के लिए पूरी जिंदगी अपनी दाव पे लगा के रखता है। खैर चलो कोई नहीं, आप बताइए किसी को कोई बलवन इस प्रकार का था, बलवन का इतिहास। फिर भी आपको ये ध्यान रखना है, बलवन पहला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान रहा जिसने प्यारे मित्रों राजत्व सिद्धांत दिया, राजत्व का भी देवीय उत्पत्ति सिद्धांत दिया, बाकायदा अपने खुद को और अपने पद को जिले अलाई और नियाबत के खुदाई के पद के तौर पे स्वीकार करवाया। 2 बड़े विभाग दीवाने ब्रीद और दीवाने अर्ज, एक गुप्तचर और एक सैन्य विभाग चालू किए, सिद्दा और पाबूसा जैसी प्रथाएं राज्य में चालू की, नौरोज जैसा त्योहार इस व्यक्ति ने मनाना चालू किया, पूरे उत्तरी पश्चिमी जो बॉर्डर क्षेत्र है उसको उसने मजबूत किलेबंदी प्रदान करके और दिल्ली सल्तनत को भी जो विदेशी आक्रमण
थे, जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र से लगातार हो रहे थे, उससे अपन रोकने का भी उस व्यक्ति ने एक बहुत ही सफलतम प्रयास किया और उम्मीद करती हूँ कि गुलाम वंश के महान शासकों में हम इल्तुतमिश के बाद में बलबन का नाम सदैव-सदैव के लिए स्मरणीय रख सकते हैं। उसने कहीं न कहीं ये ज़रूर साबित किया कि व्यक्ति का जन्म खुद के हाथ में नहीं होता है कि हम किस घर में जन्म लिए, लेकिन बाद में हमारी बुढ़ापा, हमारी जवानी और हमारी मृत्यु हमारे खुद के ही हाथ में होती है। एक गुलाम के गुलाम के गुलाम, गुलाम कड़ी का कोई तीसरा व्यक्ति तो डायरेक्ट है और वैसे भी एक स्वतंत्र माता-पिता से जन्मा, फिर मंगोलों को माता-पिता ने बेच दिया, फिर मंगोलों से प्यारे साथियों ख्वाजा जमालुद्दीन को बिक गया, ख्वाजा जलालुद्दीन से इल्तुतमिश को बिक गया, है ना? तो देखिए वैसे भी गुलाम पर कड़ी में पता नहीं कितना आगे का व्यक्ति है, उसके बावजूद भी वो इतने महान पद पे पहुँचा, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति अनुशासित लक्ष्यों के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता है, सदैव अपने फेस पे एक प्यारी-सी स्माइली बना के रखता है, तो एक हँसता हुआ मेहनती चेहरा मित्रों ज़िंदगी में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। हो सकता है उसको मिलने में थोड़ा टाइम कम-ज़्यादा लग जाए, पर ऐसी ज़िंदगी कोई चीज़ नहीं है जो आपकी मुस्कान, आपकी मेहनत और आपकी ईमानदारी से परे हो। बोलो सही बात है? सही बात है ना? चलो तो उम्मीद करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आपका प्यार, आशीर्वाद सम इसी प्रकार से बना रहे। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। फिर से किसी बड़े इस्लामिक शासक को उठाएँगे और उस पे बात करेंगे। सब लोगों को धन्यवाद और अच्छा ये लगा कि 3-4 आज तो इसमें वो भी थे जैसे कि खान भी नज़र आ रहे थे। तो बड़ा सोच समझ के हमने चीज़ों को बोला। फिर भी किसी की भावनाएँ आहत नहीं होना चाहिए। टीचर टीचर होता है, वो अपने हिसाब से अच्छा-बुरा सब बताता है। तो आप पर्सनली मत जाना किसी भी बात को। बाकी मैंने श्रेष्ठ पढ़ाने की कोशिश की, ठीक है? ओके साथियों, गुड नाइट और शुभ रात्रि सब लोगों को। खुदा हाफ़िज़, है ना? आज तो क्लास वैसी है तो। कोमल चौधरी जी नमस्कार मैम, अब चलते हैं। गुड नाइट प्यारे मित्रों। सब लोग वो अनअकैडमी का वो डाउनलोड करके जाकिर खुदा हाफ़िज़ नहीं होता, अल्लाह हाफ़िज़ होता है बाद में। अल्लाह हाफ़िज़ भी तो होता है। अच्छा पहले मैं अल्लाह हाफ़िज़ बोलूँ फिर आप खुदा हाफ़िज़ बोलेंगे ऐसा? एक शब्द पहले आता है, एक बाद में, ध्यान रखा करो। तुम तो कम से कम रखा करो रे। तो ठीक है, आप सब लोग डाउनलोड कर लेना, फ़ॉलो कर लो ताकि आपके पास मैसेज जाता रहे। गुड नाइट प्रकाश, स्वीट ड्रीम्स। राम, राम। ओके, ओके जय हिंद।